अप्रैल 1960 की वह काली रात कैरेबियन सागर के ऊपर किसी युद्ध की तरह फैल चुकी थी, जब मेक्सिको के खतरनाक ड्रग नेटवर्क लोस हल्कोनिस कार्टेल के 6 सबसे बड़े अपराधियों को अमेरिकी नेवी की एक गुप्त ऑपरेशन टीम कोलंबिया से गिरफ्तार करके एक भारी सुरक्षा वाले नौसैनिक जहाज में मियामी ले जा रही थी। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो लगभग 2000 किलोमीटर लंबा था और जिस पर सामान्य हालात में भी कई दिन लगते, लेकिन उस रात हवा की रफ्तार, आसमान की गरज और समुद्र के उठते भंवर यह साफ संकेत दे रहे थे कि यह सफर किसी सामान्य ट्रांसफर जैसा नहीं रहने वाला है। जहाज के अंदर 20 हथियारबंद नेवी अधिकारी उन 6 आदमियों की निगरानी कर रहे थे जिनके नाम पूरे लैटिन अमेरिका में खौफ पैदा करते थे। लेकिन जब आधी रात के बाद अचानक समुद्र की सतह पर एक विशाल घूमता हुआ भंवर बना और जहाज उसकी तरफ खींचने लगा, तो पहली बार उन प्रशिक्षित सैनिकों की आंखों में भी वह डर उतर आया जिसे वे आमतौर पर सिर्फ अपराधियों के चेहरों पर देखते थे। समुद्र अब किसी रास्ते की तरह नहीं, बल्कि एक खुलते हुए गड्ढे की तरह लग रहा था, और वहीं से इस कहानी की असली शुरुआत हुई। जहाज जब उस समुद्री भंवर में फंसा तो उसकी भारी धातु की दीवारें ऐसे कराहने लगीं जैसे कोई विशाल जानवर अंदर से दबाव झेल रहा हो, और कुछ ही मिनटों में इंजन रूम से उठती हुई धुएं और पानी की मिलीजुली गंध यह साफ कर चुकी थी कि यह सिर्फ एक तूफान नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीकी विफलता है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जहाज की नेविगेशन प्रणाली, रेडियो और पावर ग्रिड तीनों एक साथ मर चुके थे, जिससे कोलंबिया और मियामी के बीच फैला यह काला समुद्र उन्हें दुनिया से पूरी तरह काट चुका था। नेवी के कमांडर ने जब यह देखा कि जहाज का पिछला हिस्सा पानी के नीचे जा चुका है और सामने का डेक तेजी से झुक रहा है, तब उसने वह आदेश दिया जो किसी भी सैन्य मैनुअल में नहीं लिखा होता, क्योंकि वह जानता था कि कुछ ही मिनटों में यह स्टील का ढांचा ताबूत बन जाएगा। इसलिए उसने 6 कैदियों की हथकड़ियां खुलवाने का फैसला लिया ताकि कम से कम उन्हें तैरकर बचने का एक मौका मिल सके, भले ही इसका मतलब यह हो कि सबसे खतरनाक अपराधी खुले समुद्र में आजाद हो जाए। लेकिन जब लाइफ बोट उतारी गई तो उसमें सिर्फ नेवी के लोग सवार हुए, और वे 6 आदमी जिनकी किस्मत कुछ देर पहले जेल की सलाखों में बंद थी, अब सीधे समुद्र की लहरों के बीच फेंक दिए गए, जहां कोई दीवार नहीं थी, कोई कानून नहीं था और कोई भी यह देखने वाला नहीं था कि वे जिएंगे या मरेंगे। तूफानी समुद्र में फेंके गए उन 6 लोगों को कुछ ही सेकंड में यह समझ आ गया कि यह आजादी नहीं, बल्कि मौत की एक और परीक्षा है, क्योंकि चारों तरफ उठती हुई लहरें, ठंडा खारा पानी और तेज हवाएं उनके शरीर से ताकत खींचती जा रही थीं, और लाइफ जैकेट होने के बावजूद उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे, जैसे शरीर धीरे धीरे यह मान रहा हो कि इतनी ठंड और थकान के खिलाफ लड़ना अब बेकार है। घंटों तक वे अंधेरे में एक दूसरे की आवाजें सुनते हुए तैरते रहे। कभी कोई लहर उन्हें ऊपर उछाल देती तो कभी कोई भंवर उन्हें नीचे खींच लेता, और इसी दौरान 2 लोगों के शरीर ने हार मान ली, क्योंकि लगातार ठंडे पानी में रहने से उनके दिल की धड़कन असामान्य हो गई, दिमाग तक जाने वाला रक्त कम हो गया और उनके फेफड़े ऐसे जकड़ गए कि वे सांस लेना ही भूल बैठे, जिसे विज्ञान हाइपोथर्मिया और सर्कुलेटरी कोलैप्स कहता है। और सूरज निकलने से पहले ही वे दोनों समुद्र की सतह पर बेजान तैरते हुए गायब हो चुके थे। जब सुबह की धुंध में बचे हुए 4 लोगों ने एक पलटी हुई लाइफ बोट को अपनी तरफ आते देखा, तो उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि मौत ने उन्हें अभी छोड़ा नहीं है, बल्कि शायद किसी और जगह के लिए बचा कर रखा है। चारों लोग उस उल्टी हुई लाइफ बोट को सीधा करके उस पर चढ़ गए और कमजोर होते हुए हाथों से पैडल चलाते रहे, बिना यह जाने कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ फैला समुद्र एक जैसा दिखता था और सूरज की दिशा तक उन्हें धोखा दे रही थी। लेकिन 4 दिनों तक भूखे, प्यासे और धूप से झुलसे शरीर जब लगभग जवाब दे चुके थे, तब अचानक क्षितिज पर एक पतली सी काली रेखा दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक ठोस जमीन का रूप लेने लगी। वह कोई बड़ा द्वीप नहीं था, बल्कि समुद्र के बीच एक छोटा, सूखा और सपाट टुकड़ा था, जिसके चारों ओर चट्टानी किनारे थे और बीच में बंजर जमीन। और जैसे ही वे वहां गिरे,
उन्हें सबसे अजीब बात यह लगी कि इस जगह पर न कोई इंसानी बस्ती थी, न कोई नाव और न ही कोई ताजा पानी का निशान। बस गर्म नम हवा और समुद्र की लगातार गूंजती हुई आवाजें जो यह महसूस करा रही थीं कि यह जगह किसी नक्शे से ज्यादा एक भूल जाने वाली कब्र की तरह है। उन्हें तब यह नहीं पता था कि यह द्वीप दुनिया के सबसे अलग थलग पड़े इलाकों में से एक है, लेकिन उनके अंदर पहली बार यह डर पैदा हो चुका था कि शायद वे किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जब उस अजनबी द्वीप पर पहला सूरज पूरी तरह ऊपर चढ़ा, तब चारों को यह साफ दिखने लगा कि उनके चारों तरफ फैली जमीन जितनी छोटी दिखती है उतनी ही बेरहम भी है, क्योंकि यहां न कोई नदी थी, न कोई मीठे पानी का तालाब और न ही खाने लायक कोई साफ पौधा। बस चट्टानों के बीच फंसा हुआ थोड़ा बहुत समुद्री काई और कुछ छोटे केकड़े, जिन्हें पकड़ना भी कमजोर हाथों से लगभग असंभव लग रहा था। और इसी भूख व प्यास के बीच धीरे धीरे उनके दिमाग में डर के साथ साथ शक भी घुसने लगा कि अगर संसाधन इतने सीमित हैं तो 4 लोग एक साथ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। लॉस हल्कोनिस कार्टेल के ये चारों लोग पहले एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे, लेकिन अब जब कानून, पैसा और हथियार सब पीछे छूट चुके थे तो सिर्फ उनका पेट और उनका डर बोल रहा था। और हर कोई दूसरे की आंखों में यह देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन पहले टूटेगा, कौन चोरी से ज्यादा खाना छुपाएगा और कौन किसी रात दूसरे को सोते हुए छोड़ देगा, क्योंकि इस द्वीप पर नैतिकता नहीं बल्कि सिर्फ जीवित रहने का नियम चलता था। इसी मानसिक दबाव में उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह जगह सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि धीरे धीरे खुलती हुई एक जेल है, जहां हर आदमी दूसरे का दुश्मन बनने की ओर बढ़ रहा है। लगातार कई दिनों तक बिना पर्याप्त पानी और भोजन के रहने से चारों के शरीर में कमजोरी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि साधारण से काम जैसे चट्टानों पर चलना या केकड़ों के पीछे दौड़ना भी खतरनाक हो गया था। और इसी दौरान जब 2 लोग द्वीप के एक तीखे चट्टानी हिस्से पर फिसल गए तो उनमें से एक का पैर बुरी तरह टूट गया और दूसरे के सिर पर गहरी चोट आ गई, जिससे खून बहने लगा। और इस गर्म नम मौसम में जहां तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ऐसी खुली चोटें कुछ ही घंटों में संक्रमण से भरने लगती हैं। दर्द, बुखार और पानी की कमी ने उन दोनों की हालत इतनी बिगाड़ दी कि वे चलने लायक भी नहीं रहे। और बाकी 2 जो खुद भी आधे मरे हुए थे, उन्हें उठाकर ले जाने या इलाज करने की स्थिति में नहीं थे, जिससे कुछ ही दिनों में एक की सांसें रुक गईं और दूसरा बुखार व डिहाइड्रेशन से तड़पते हुए मर गया। और पहली बार उन 4 में से 2 लोग इस द्वीप की मिट्टी का हिस्सा बन गए। उनके मरते हुए शरीर यह साफ बता रहे थे कि यह जगह इंसानों को धीरे धीरे बिना शोर के खत्म करती है, और जो बचा है वह अब पहले से कहीं ज्यादा अकेला है। 2 लोगों की मौत के बाद बचे हुए 2 आदमी जो अब सिर्फ एक दूसरे पर निर्भर थे, धीरे धीरे द्वीप के भीतर की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि खुले किनारे पर रहने का मतलब तेज धूप, नम हवा और समुद्र के नमक से भरी हवाओं में जल्दी टूट जाना था। और इसी खोज के दौरान उन्हें कुछ अजीब दिखा, क्योंकि बंजर जमीन के बीच जंग लगे लोहे के खंभे, टूटे हुए पत्थर और जमीन में धंसी हुई सुरंगों जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगीं, जो साफ इशारा कर रही थीं कि कभी यहां इंसान आए थे और कुछ निकाला या बनाया था। ये कोई साधारण खंडहर नहीं थे, बल्कि पुराने माइनिंग शाफ्ट और स्टोरेज रूम थे, जहां कभी भारी मशीनें लगी होंगी। और अब वही जगहें उन्हें धूप और तूफानी बारिश से बचने की थोड़ी सी शरण दे रही थीं। लेकिन इन बंद सुरंगों के भीतर अजीब सन्नाटा और ठंडक उन्हें यह भी महसूस करा रही थी कि यह द्वीप सिर्फ प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि इतिहास के किसी भूले हुए अध्याय की वजह से भी खतरनाक है। उन्हें तब तक यह नहीं पता था कि यह जगह दुनिया के नक्शों में नवासा आइलैंड के नाम से दर्ज है, एक ऐसा छोटा द्वीप जो लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है और हैती के तट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इंसानों के लिए लगभग अदृश्य बना दिया गया है। लेकिन अब यही द्वीप उनकी एकमात्र दुनिया बन चुका था। नावासा आइलैंड की इन जंग लगी खानों में छिपते हुए उन्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि यह द्वीप यूं ही खाली नहीं छोड़ा गया था,
क्योंकि यहाँ की मिट्टी और चट्टानों में ऐसे खनिज पाए जाते थे जिन्हें कभी उर्वरक और बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसी वजह से कई दशक पहले अमेरिकी कंपनियां यहां भारी माइनिंग कर चुकी थीं, जिसके बाद इस जगह को सुरक्षा और पर्यावरणीय कारणों से बंद कर दिया गया था, जिससे यह इलाका आधिकारिक रूप से एक संरक्षित लेकिन निर्जन क्षेत्र बन गया। इसी दौरान आसमान में कई बार अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, जो उस डूबे हुए जहाज और गायब कैदियों की तलाश कर रहे थे। लेकिन हर बार जब इंजन की गूंज इस छोटे से द्वीप के ऊपर से गुजरती, तो ये दोनों आदमी उन पुरानी सुरंगों में छुप जाते, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें फिर से पकड़ा गया तो उनके लिए कोई अदालत नहीं बल्कि सीधा सैन्य ठिकाना इंतजार कर रहा होगा। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह द्वीप एक उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में आता है, जहां तापमान आमतौर पर 20 से 30 डिग्री के बीच रहता है और नमी बहुत ज्यादा होती है, जिससे बिना ताजा पानी, खेती या बाहरी सप्लाई के लंबे समय तक जीवित रहना लगभग असंभव माना जाता है। और यही वजह थी कि सरकारें इस जगह को व्यावहारिक रूप से एक प्राकृतिक जेल की तरह देखती थीं। साल दर साल उस छोटे से नवासा आइलैंड पर बीतते गए, जहां हर दिन वही गर्म नम हवा, वही खारी मिट्टी और वही अंतहीन समुद्र उनका स्वागत करता था। और दोनों आदमी धीरे धीरे अपने शरीर और दिमाग को इस असंभव माहौल के हिसाब से ढालने लगे थे, क्योंकि उन्होंने समुद्री कछुओं के अंडे, केकड़े और बारिश के पानी को इकट्ठा करके किसी तरह जिंदा रहने का तरीका निकाल लिया था। लेकिन जैसे जैसे उनके शरीर कमजोर होते गए, वैसे वैसे यह डर भी बढ़ता गया कि कहीं वे इस द्वीप पर ही बिना किसी निशान के मर न जाएं। लगभग 9 साल बाद जब उनके दांत ढीले पड़ चुके थे, त्वचा लगातार नम हवा से सड़ने लगी थी और याददाश्त भी धुंधली हो रही थी, तब उन्होंने एक आखिरी जोखिम भरा फैसला लिया, क्योंकि उन्हें दूर क्षितिज पर गुजरती हुई नावों की धुंधली रेखाएं दिखने लगी थीं और उन्होंने तय किया कि अब वे छुपकर नहीं बल्कि खुलकर किसी के सामने आएंगे, चाहे उसका मतलब यह हो कि वे फिर से जेल की ओर लौट जाएं। उन्होंने चट्टानों पर पत्थरों से बड़े बड़े निशान बनाए, आग जलाने की कोशिश की और अपनी पूरी बची हुई ताकत इस बात पर लगा दी कि कोई उन्हें देख ले, क्योंकि इस द्वीप पर चुपचाप मरने से बेहतर था कि वे किसी और की नजर में आ जाएं। एक सुबह जब समुद्र अपेक्षाकृत शांत था और धूप सीधे नवासा आइलैंड की चट्टानों पर पड़ रही थी, तब हैती की एक पुलिस पेट्रोल बोट उस इलाके से गुजरते हुए उन अजीब पत्थरों के निशानों और धुएं के हल्के बादल को देख लेती है। और जैसे ही वह नाव पास आती है, दोनों आदमी अपनी पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगते हैं, ऐसे जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी बार हवा पकड़ने की कोशिश करता हो। पेट्रोल टीम जब किनारे पहुंची तो उन्हें 2 ऐसे लोग मिले जिनकी उम्र कागजों में कुछ और थी, लेकिन चेहरे और शरीर कई दशक बड़े लग रहे थे, क्योंकि 9 साल तक गर्म, नम और संसाधनहीन वातावरण में जीने से उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। और जब उन्हें पानी, खाना और छाया दी गई तो वे लगातार रोते रहे, किसी दर्द की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार किसी इंसानी आवाज ने उनसे बात की थी। उन्हें तुरंत हैती के तट पर ले जाया गया और वहां से अमेरिकी अधिकारियों को सूचना दी गई, क्योंकि उनके नाम अब भी एक डूबे हुए नौसैनिक ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। और कुछ ही दिनों में उन्हें मियामी भेज दिया गया, जहां उन्हें उसी शहर में लाया गया जिसके लिए वे 9 साल पहले निकले थे, लेकिन बिल्कुल अलग हालात में। मियामी पहुंचने के बाद दोनों को किसी सामान्य अदालत में नहीं बल्कि एक बंद दरवाजों वाली सैन्य पूछताछ में रखा गया, जहां उनसे नावासा आइलैंड, डूबे हुए जहाज और उन 9 सालों के हर पल के बारे में सवाल पूछे गए, क्योंकि सरकार यह तय करना चाहती थी कि यह मामला सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसी चूक जिसे सार्वजनिक होने दिया गया तो कई नौसैनिक और राजनीतिक चेहरे बेनकाब हो सकते थे। आखिरकार उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित किए गए कैदी मानकर रिहा कर दिया गया, जिससे कानून की नजर में वे पहले ही अपनी सजा पूरी कर चुके थे। लेकिन बदले में उनसे यह लिखवाया गया कि वे इस द्वीप, इस ऑपरेशन और उन 6 लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि नवासा आइलैंड जैसे छोटे अलग थलग पड़े इलाकों की सच्चाई अगर बाहर आ गई
तो यह साबित हो जाएगा कि दुनिया में आज भी ऐसी जगहें हैं जहां इंसान बिना जेल के भी गायब किया जा सकता है। दोनों आजाद तो थे, लेकिन उनके भीतर कैद वह द्वीप था जहां समुद्र की आवाज, भूख की याद और उन दो लोगों की परछाइयां आज भी उनके साथ रहती थीं। और शायद यही वजह थी कि इस कहानी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया, क्योंकि कुछ जगहें और कुछ सच इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें इतिहास में नहीं बल्कि खामोशी में दफन कर दिया जाता है। अगर यह कहानी आपको सच में महसूस हुई हो तो द जियो वाइब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और ऐसी गहरी, सच्ची और अनसुनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है।